नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस क्लास में। आज हम एक और पोएट की बात करेंगे और उस पोएट की दो पोएम्स हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। एक का नाम है ओड टू द वेस्ट विंड और दूसरे का नाम है टू अ स्काईलार्क। So let's first talk about the poet and then his poems. पर्सी बिश शैली, ये नाम है पूरा। पर्सी बिश शैली, इसको लोग पर्सी बैशी शैली भी कहते हैं। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1792 and died in 1822 when he was just 29 years old, and he died in a boat accident. Right? How did he die? He died in a boat accident. एक बोट एक्सीडेंट में इटली में इनकी डेथ हो गई थी जब वो 29 ईयर्स के थे। तब पीरियड की बात करें तो पर्सी bysshe शैली एक रोमांटिक पोएट है। पर्सी bysshe शैली रोमांटिक पोएट है और रोमांटिक पोएट में दो कैटेगरी है। एक यंगर जनरेशन रोमांटिक पोएट्स का है और एक ओल्डर जनरेशन। ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सदे का नाम है और यंगर जनरेशन में शैली, कीट्स और लॉर्ड बायरन का नाम है। यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स, ये यंगर जनरेशन में आते हैं। यंगर जनरेशन की खास बात ये थी कि ऑल ऑफ देम डाइड एट अ वेरी यंग एज। बहुत कम उम्र में इन सब की डेथ हुई थी जितने भी यंगर जनरेशन के पोएट थे। राइट? ओल्डर जनरेशन के पोएट बट नेचुरल ऑब्वियसली बहुत ओल्ड थे, पहले पैदा हुए थे बाद में मरे, और ये लोग बाद में पैदा हुए और पहले मर गए, इसलिए ये यंगर जनरेशन कहे जाते हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे, दे वर मोर मेच्योर पोएट्स। मेच्योर पोएट्स थे ऐसा कहा जा सकता है, बट यंगर जनरेशन के जो पोएट्स थे ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुए, ज्यादा आइडियलिस्ट साबित हुए और थे तो रोमांटिक ही, इसलिए बात तो उन्हीं चीजों की इन्होंने भी किया जिनकी बात वर्ड्सवर्थ और जो है दूसरे लोग कर रहे थे। एक सेकेंड। पीबी शैली
एक रिवोल्यूशनरी पोएट है, पीबी शैली एक आइडियलिस्ट पोएट है। रिवोल्यूशनरी और आइडियलिस्ट दोनों ही कैटेगरी पीबी शैली पर फिट होती है। रिवोल्यूशनरिस्ट का मतलब कि वो क्रांतिकारी, और आइडियलिस्ट का मतलब आदर्शवाद की भी बात करते हैं। रोमांटिक पोएट्स जितने भी थे वो अपने एज में भरोसा ना करके दूसरे एज में भरोसा करते थे। अपने एज का मतलब यह है कि उनके टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति अपने पीक पर थी, और वो सब औद्योगिक क्रांति से होने वाली समस्याओं पर बात नहीं कर रहे थे, वो उनके प्रॉस और कॉन्स पर बात नहीं कर रहे थे, वो सोसाइटी से हट करके आगे बढ़ करके बात कर रहे थे। और जब आप सोसाइटी की बात नहीं करोगे, रियलिटी की बात नहीं करोगे, हकीकत की बात नहीं करोगे, तो आप आदर्श की ही बात करोगे। और रोमांटिक पोएट्स में शैली जो है ये सबसे बड़े आइडियलिस्ट हैं, सबसे बड़े आदर्शवादी हैं। लॉर्ड बायरन और पीबी शैली में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। खैर लॉर्ड बायरन तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको लॉर्ड बायरन में नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम शैली पर ही रहते हैं। शैली के लाइफ की बात करें, रिवॉल्यूशन की बात करें, तो इतने खतरनाक जो है स्कॉलर थे ये कि तो पढ़ते बहुत थे, और इन्होंने जब ये यूनिवर्सिटी में ही थे एक जो है पैम्फलेट लिखा था, और उस पैम्फलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, राइट, नास्तिकता की आवश्यकता, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इनका एक पैम्फलेट पब्लिश हुआ था। राइट, और इसके वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से इनको बहिष्कृत कर दिया गया था। और खूंखार इतने कि वो तो क्रिश्चियनिटी में एथिज्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, सबके सब क्रिश्चियंस ही होते हैं। इन्होंने पैम्फलेट लिखा, और पैम्फलेट एनोनिमस था, नाम इन्होंने नहीं डाला था, और जितने प्रोफेसर्स थे यूनिवर्सिटी के सबके घर इन्होंने बाई पोस्ट भिजवा दिया था। इनके साथ एक और जो है लड़का था, जेफरसन हॉग उसका नाम था, उसको भी इनके साथ जो है सस्पेंड कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया गया, और फिर कभी ये डिग्री नहीं ले पाए। इनकी पहली शादी हुई, एक इनकी गर्ल फ्रेंड ही थी, नाम था उसका हैरियट वेस्टब्रूक, और कुछ दिनों में उससे तलाक तो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन एक दूसरी लड़की जो इनके पॉलिटिकल गुरु जो थे गॉडविन, उनकी डॉटर थी, मैरी गॉडविन उसका नाम था, और ये उसके साथ इलोप कर गए, भाग गए और शादी भी कर लिया। और जब हैरियट वेस्टब्रूक को पता चला तो हैरियट वेस्टब्रूक ने सुसाइड कर लिया, और कुछ दिनों तक उसके साथ रहे। वो भी एक पॉलिटिकल रैडिकल फिलोसफर की डॉटर थी, उसकी मदर फेमिनिस्ट थी, नाम था उनका मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट। तो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट का मैरी और विलियम गॉडविन का गॉडविन दोनों जोड़ करके इसका नाम था मैरी गॉडविन, जो शादी के बाद मैरी शैली बन गई, पीबी शैली की वाइफ। और वो भी एक राइटर थी, उसने भी नॉवेल्स लिखे हैं। एक नॉवेल उसकी बहुत फेमस भी है, गोथिक नॉवेल है, फैंटेसी है, नाम था उसका फ्रैंकेस्टीन। राइट, फ्रैंकेस्टीन का नाम हो सकता है कि आपने भी सुना हो, या आप सुन लीजिए। फ्रैंकेस्टीन एक ऐसा क्रीचर होता है जो उसका क्रिएटर होता है, उसी को मारने पे तुल जाता है, उन्हीं को फ्रैंकेस्टीन कहा जाता है। वो फ्रैंकेस्टीन था। तो क्वेश्चन की जहां तक बात है कि रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक पीरियड में ही बर्थ है 1792, और फिर 1822 में 29 एज पे डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे होती है? बोट एक्सीडेंट में होती है। रोमांटिक पोएट्स की जो दो कैटेगरी है, यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन, तो ये यंगर जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और यंगर जनरेशन में ये तीन पोएट्स हैं बेसिकली,
बायरन, शेली और जॉन कीट्स, ये तीनों फ्रेंड भी हैं और तीनों पोएट्स तो है ही हैं। पीबी शैली वॉज नॉट मेरली अ पोएट, ही वॉज एन एसेइस्ट, जो है निबंधकार भी है वो। पीबी शैली ने ड्रामा भी लिखा है, यद्यपि वो ड्रामा परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा गया था, ड्रामा वो पढ़ने के लिए लिखा गया था, लेकिन उन्होंने ड्रामा लिखा है। जैसे इनका ड्रामा है हेलेस, एक ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड, राइट। तो सब लॉन्गर पोएम्स की तरह से ड्रामा है, डायलॉग फॉर्म में है, बट डायलॉग जो है वो परफॉर्म करके नहीं बोला जाता, वो सिंगिंग के फॉर्म में होता है। और पीबी शैली एक क्रिटिक भी है। पीबी शैली ने ऐसे लिखा था द डिफेंस ऑफ पोएट्री, और उस डिफेंस ऑफ पोएट्री में इन्होंने पोएट्री का डिफेंड ही किया है, द डिफेंस ऑफ पोएट्री। द डिफेंस ऑफ पोएट्री इनके मरने के बाद 1840 में पब्लिश हुआ था। 1840 में द डिफेंस ऑफ पोएट्री पब्लिश हुआ है, और वो भी एक इनके जो है सीनियर थे, फ्रेंड थे, थॉमस लब पीकॉक। थॉमस लब पीकॉक ने एक ऐसे लिखा था एक, और उसमें उन्होंने पोएट्री पर बहुत अटैक किया था, और उनके ऐसे का नाम था 4 एजेस ऑफ पोएट्री, राइट, पोएट्री के 4 युग। और वहां उन्होंने जब पोएट्री पर हमला किया तो उसको डिफेंस करने के लिए शैली को आना पड़ा, और शैली ने इस ऐसे को लिखा। ये पब्लिश हुआ उसके जो है करीब 18 साल के बाद। क्लियर। तो वो जो है एक क्रिटिक भी है, एसेइस्ट भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि शैली का एक फ्रेंड इंडिया का था, और उससे इंस्पायर होकर के शैली वेजिटेरियन बन गए थे, राइट, शाकाहारी बन गए थे मांसाहारी से। और फिर इन्होंने शाकाहार पर भी बहुत एसेस लिखे, बहुत उसका भी इन्होंने प्रचार किया है। शैली नॉन वायलेंस के पुजारी थे, और शैली से महात्मा गांधी भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और महात्मा गांधी अपने भाषणों में शैली को कोट किया करते थे, शैली के लाइंस को, राइट, कि इतना इंस्पिरेशनल थे शैली, उनके लिए इतना आदर्श। महात्मा गांधी भी अपने आदर्श के लिए जाने जाते हैं, महात्मा गांधी अपने नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं, और उस पैसिव रेजिस्टेंस को उन्होंने शैली से सीखा था। और सिर्फ वही नहीं, पीबी शैली से महात्मा गांधी ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे लीडर जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, वो भी पीबी शैली से इंस्पायर्ड थे, और सबके कोटेबल हैं, सबके लवेबल थे पीबी शैली। और ऐसा कहा जाता है कि जो ऐसे महान लोग होते हैं, भगवान को भी उन्हीं की जरूरत होती है, और ईश्वर ने उनको 29 ईयर्स की एज में ही हमसे और इस दुनिया से ले लिया। और अगर वो रहे होते कुछ और दिन तो सोचिए उन्हें क्या सिग्निफिकेंस हुई होती। जो लड़का यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, उस लड़के को पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए। आइए हम उनके उस पोएम की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहली जो पोएम है वह ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड। पोएम किस टाइप की है, ये तो उसके टाइटल में ही लिखा है कि कैसी पोएम है। कैसी पोएम है बताइए? ओड है ये एक, राइट, ये एक ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड। अब ओड क्या होता है? ओड क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ओड का नेचर क्या होता है, ओड कितने टाइप का होता है ये भी आप जानते हैं। जनरली 3 टाइप का ओड होता है, होरेसियन ओड, पिंडारिक ओड और इर्रेगुलर ओड। होरेसियन, पिंडारिक और इर्रेगुलर, ये 3 टाइप के ओड होते हैं। पिंडारिक ओड ग्रीक का पोएट था पिंडार, उसने शुरू किया था। होरेसियन ओड लैटिन पोएट था होरेस, उसने शुरू किया था। और इर्रेगुलर ओड जो इंग्लिश ओड भी है, एक अंग्रेज पोएट अब्राहम कूले ने शुरू किया था। और जो ये कीट्स का ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड, ये ना तो होरेसियन ओड है
और न ये पिंडारिक ओड है, ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों को मिला करके उन्होंने इस ओड को लिखा था। ओड जनरली ऐसी पोयम होती है जो एक्सल्टिंग पोयम होती है, किसी को एड्रेस की जाती है और उसकी प्रशंसा में लिखी जाती है। ये पोयम भी वेस्ट विंड को एड्रेस किया है पीबी शैली ने, और वेस्ट विंड के प्रशंसा में उसी के नेचर पर उन्होंने इस पोयम को लिखा है। 1819 में यह पोयम लिखी गई थी। 1819 में उन्होंने इस ओड को लिखा था। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात पहले करें तो पोयम ओड टू द वेस्ट विंड इज डिवाइडेड इनटू 5 कैंटोज। 5 कैंटोज में डिवाइड है पोयम, और 5 कैंटोज में हर एक कैंटो में 14 लाइन्स है। ईच कैंटो कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, और इस तरीके से 5 कैंटोज हैं, तो टोटल देयर आर 70 लाइन्स इन द पोयम। 70 लाइन्स की पोयम है। तीसरा यह है कि हर कैंटो में लाइन्स तो 14 है, और वो 14 लाइन्स कैसे डिवाइडेड है, वो 14 लाइन्स में आज है पोयम टर्जर राइमा में लिखी है। टर्जर राइमा का मतलब होता है 3 लाइन का स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा। तो इस तरीके से हर कैंटो में 3 लाइन के स्टेंजाज हैं, राइट। इसी को जो है टर्सेट कहा जाता है। TERCET, टर्सेट माने 3 लाइन। जैसे कि कपलेट का मतलब, कपल का मतलब 2, वैसे टर्सेट का मतलब 3 लाइन का स्टेंजा फॉर्म है। और उसके बाद जो है एक कपलेट आता है, राइट। एक कपलेट आता है, मतलब ये कि 12 लाइन्स टर्सेट की हो गई, और फिर एक कपलेट का मतलब 2 लाइन्स। इस तरीके से 14 लाइन्स बनता है। राइम स्कीम क्या होती है टर्जर राइमा की? A-B-A, फिर C-D-C, फिर E-F-E, राइट। ये टर्सेट होता है। क्लियर? तो 3 लाइन्स का स्टेंजा जो होता है, छोटा छोटा स्टेंजा, और इस तरीके से ईच कैंटो कंटेन्स 4 टर्सेट्स फॉलोड बाय अ कपलेट, राइट, फॉलोड बाय अ कपलेट। 3 टर्सेट्स फॉलोड बाय अ कपलेट, और इस तरीके से एक सेक्शन तैयार हो जाता है जिसको एक कैंटो कहा जाता है। क्लियर? ये पोएम का जो है स्ट्रक्चर है। ओड टू द वेस्ट विंड कंसिस्ट्स ऑफ 5 sections, 5 cantos in terza rima. Each section consists of 4 tercets, right? और 4 tercets ये राइम स्कीम, हाँ थोड़ी सी देखिएगा, A-B-A, तो जो दूसरी वाली होगी वो इंटरलिंक्ड हो जाएगी, राइट, हो जाएगी B-C-B, और जो तीसरी वाली होगी वो फिर कहां से शुरू होगी? तीसरी वाली C से शुरू होगी, C-D-C, और फिर जो अगली शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी? D से शुरू हो जाएगी, D-E-D, और फिर कपलेट जो आएगा वो कपलेट बन जाएगा E और E। ये राइम स्कीम है टर्सेट की। इस पूरे ओड में यही पैटर्न चलता है, राइट। और ओड पूरा जो है इट इज रिटन इन iambic pentameter. It is written in iambic pentameter. और अब आप iambic pentameter जानते हैं कि iambic pentameter किसको कहा जाता है। क्लियर? ये उसका पूरा नेचर है पोयम का। The poem begins with 3 sections describing the wind's effect upon earth, upon air and upon ocean. पहले 3 सेक्शन में, पहले 3 कैंटोज में किसकी बात करते हैं कि वेस्ट विंड का इफेक्ट जो है कैसे पड़ता है अर्थ पर, वेस्ट विंड का इफेक्ट कैसे ओशन पर पड़ता है, और वेस्ट विंड का इफेक्ट कैसे जो है एयर पर पड़ता है। तो 3 कैंटोज में शुरुआत के जो है वो बात करते हैं।
फर्स्ट कैंटो में किसकी बात करते हैं, वेस्ट विंड का इफेक्ट अर्थ पर कैसे है, दूसरे में वेस्ट विंड का इफेक्ट ओशन पर कैसे है, और फिर वेस्ट विंड का इफेक्ट एयर में कैसे है। ये शुरुआत के 3 कैंटोस में ऐसा होता है, अर्थ, एयर और ओशन। और लास्ट 2 कैंटोस में वो डायरेक्ट बात करते हैं विंड के पावर के बारे में, और अपने आप को विंड से कहते हैं कि मुझे अपना कंपेनियन बना लीजिए, मुझे अपना साथी बना लीजिए, अपना दोस्त बना लीजिए। उसके बारे में वो बात करते हैं कि मैं दुनिया में कुछ करना चाहता हूं, मैं अपनी आइडियाज को दुनिया में पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूं। और वेस्ट विंड को डिस्क्राइब क्या करते हैं, कहते हैं कि आप डिस्ट्रॉयर भी हो और आप प्रिजर्वर भी हो, आप भक्षक भी हो और आप रक्षक भी हो, राइट, आप ही सब कुछ हो, राइट। और जब आप ही सब कुछ हो, जैसे हमारे यहाँ शंकर भगवान को कहा जाता है कि रक्षक भी वही है और भक्षक भी वही है, वही कुछ कुछ मिथ यहाँ पर काम करती है। ये वेस्ट विंड को वही एट्रीब्यूट देते हैं कि दाऊ आर द बेस्ट प्रिजर्वर एंड द बेस्ट डिस्ट्रॉयर, आप प्रिजर्व भी कर लेते हो और आप डिस्ट्रॉय भी कर लेते हो। पोएम की जो लास्ट लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, वैसे लिटरल अर्थ देखा जाए तो यही है कि यदि सर्दी आती है इसका मतलब है कि गर्मी आने वाली है, गर्मी ज्यादा दूर नहीं रह जाती। फिगरल मीनिंग अगर देखी जाए तो ये है, मुश्किल समय जब आते हैं तो इस बात की गारंटी होती है कि मुश्किल समय बीतेंगे और अच्छा समय आएगा, अच्छे दिन आएंगे। ये उसका जो सेंस है कि हर खराब स्थिति के बाद एक अच्छी स्थिति बनती है। विंटर के बाद हमेशा स्प्रिंग आती है, सर्दी के बाद हमेशा गर्मी आती है। स्प्रिंग क्या है, इस समय जो सीजन चल रहा है ये स्प्रिंग का सीजन है। सबसे अच्छा सीजन स्प्रिंग का होता है जब ना तो बहुत गर्मी होती है और ना तो बहुत ठंडी होती है, और खास करके स्टूडेंट्स के लिए तो ये सबसे सही समय है, जितना चाहें उतना पढ़ाई कर सकते हैं, ना गर्मी लगेगी और ना तो ठंडी लगेगी। गर्मियों में आप एसी जरूर चला लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद एसी भी बंद करना पड़ता है या बिजली ही कट जाया करती है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, राइट। तो फिर डिस्टरबेंस होता है, और इस मौसम में आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बैठ करके अपने वर्क को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही बात पीबी शैली जो है इस पोएम में भी करते हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इफ बैड टाइम्स कम इट मीन्स the good time is about to come, it is in the offing, right, it will not take a long time। वेस्ट विंड जो है पीबी शैली के लिए एक मैसेंजर है, राइट, इसीलिए इन द फर्स्ट 3 कैंटोस ही वर्शिप्स वेस्ट विंड, और वो वेस्ट विंड को उसके पावर की बात जो है याद दिलाते हैं। और फिर सेकंड में भी जो है लास्ट 2 में जो है बोलते हैं कि मेक मी दाई लायर, मुझे अपने वीणा बना लीजिए, क्योंकि जब आप चलती हो ना तो एक ऐसी आवाज आती है, लगता है कि आपके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ बज रहे हैं। तो पीबी शैली तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही बनना चाह रहे हैं, ताकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा हवा उसके साथ चलती रहे और दोनों एक साथ चले जाए, राइट। और कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, ऐसी दुनिया में पड़ा हुआ हूँ जहां पर कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। आई एम ब्लीडिंग हियर, मुझे खून बह रहा है, लथपथ हो गया हूँ, इसलिए भी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। यद्यपि आपकी पावर मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था ना, जब मैं बचपन में था, तो मेरे पास ऐसी पावर थी, मैं आपके साथ चल सकता था, और वो पावर तो अब नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा, इसलिए कृपया मुझे ले चलिए और मेरी जो आइडियाज हैं, जो मेरी चिंगारी है, उसको दुनिया में फेंक दीजिए, ताकि दुनिया में मेरे विचार फैल सकें और मैं लोगों के अंदर आग लगा सकूं। और ये काम वेस्ट विंड ही कर सकती है, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। पूरी पोएम ही जो है एक टाइप की पर्सोनिफाइड पोएम है, पर्सोनिफिकेशन है पोएम का। वेस्ट विंड तो पूरी तरीके से जो है नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे इनको साथ ले चल सकती है, और वो कैसे डिस्ट्रॉयर है, वो कैसे प्रिजर्वर है, ये तो ह्यूमन बीइंग का काम है। बट पीबी शैली हैज अट्रीब्यूटेड ऑल द ह्यूमन क्वालिटीज टू अ नॉन ह्यूमन बीइंग, और इसीलिए पूरी पोएम ही पर्सोनिफाई कर दिया है
हर एक लाइन, हर एक सेंस जो है उसका मानवीयकरण क्या है, और इसीलिए पोयम इतनी फेमस भी है। राइट, इट कंटेन्स ग्रेट मैसेज इन ग्रेट वर्ड्स। ये भी एक खास बात है, मैसेज के साथ साथ जो है पूरी सब्लिमिटी है यहाँ पर, जिसको हाई सीरियसनेस कहा जाता है। जो है पीबी शैली का एक भी वर्ड जो है अपने उस आइडिया से कभी भी जो है इधर उधर नहीं होता, विचलित नहीं होता, बिल्कुल उसी पर अटैक है, उसी की बात करते हैं जिसको कहना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों की? कुछ नहीं, ये भी बीच बीच में बताते रहा करिए। आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, मैसेज का जो है कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जो सर बोल दिए हैं सब ठीक है। अरे मैं गलत नहीं बोलता हूँ, सब ठीक ही है, बट आपके दिमाग में कितना आ रहा है इस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। आप हमें समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, और आप समझ पा रहे हो ये मुझे कैसे पता चले? मुझे तो तभी पता चलेगा ना जब आप मुझे बताओगे, और अगर आप साइलेंट रह गए तब तो मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज कीप ऑन राइटिंग योर मैसेजेस, कीप ऑन राइटिंग योर सजेशंस। मैं उससे जो है कुछ ना कुछ इंस्पायर होता रहूं, और फिर आपसे बातें भी करता रहूं, हाँ, और फिर उसी पर जो है आगे भी बढ़ता रहूं। The poem is divided into 5 cantos। ये आपको बता दिया, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भी। The first 3 cantos जो है are about the qualities of the west wind। वेस्ट विंड की वो क्वालिटी की बात करते हैं। एंड ईच स्टेंजा जो है फर्स्ट 3 कैंटो जो है एंड्स विद अ रिफ्रेन, ओ हियर। ओ हियर का मतलब मेरी बात सुनो, अपनी बात सुनने के लिए उसको एड्रेस करता है, और ओड एक एड्रेस भी होता है। एक फिगर ऑफ स्पीच भी होती है जो एड्रेस टू द डेड होता है, जिसको एपिस्ट्रॉफी कहा जाता है, और वो एपिस्ट्रॉफी पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं। यहाँ पर उसी को एपिस्ट्रॉफी के थ्रू बुलाने का भी काम करते हैं। जो लास्ट 2 कैंटोज हैं वो रिलेशन की बात करते हैं बिटवीन द विंड एंड द पोएट एंड द स्पीकर। जो पोएट है और जो स्पीकर है उसके रिलेशनशिप की बात करते हैं, और हर कैंटो की अपनी अपनी थीम है, और सारे कैंटोज की थीम तो है, और एक सेंट्रल आइडिया है जिससे वो सब आपस में लिंक हो जाते हैं। पोयम शुरू होती है एक एलिटरेटिव लाइन से। एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, और ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर हम देखते हैं कि इनिशियल साउंड्स ऑफ ईच वर्ड वो सेम होते हैं। इनिशियल साउंड जो है हर वर्ड का सेम होता है। जैसे पोयम शुरू होती है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। वेस्ट विंड कैसी है? वाइल्ड। ये WWW ये तीनों सेम है, वाइल्ड वेस्ट विंड। इसी को एलिटरेशन बोला जाता है। हिंदी में इसी को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्दों, हर शब्द का जो पहला वाला ध्वनि है वो एक तरह से होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु का च, चंद्र का च, चंचल का च, राइट, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये अनुप्रास है। वैसे यहाँ पर WWW से शुरू होता है, इसको बोलते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन से शुरू होता है, और वाइल्ड लगा है इसलिए एड्रेस भी कर रहा है ये, राइट, बुला भी रहा है। एलिटरेशन के साथ साथ इस सेंटेंस में एपिस्ट्रॉफी भी है। एपिस्ट्रॉफी और एलिटरेशन दोनों ही पहले ही सेंटेंस में दिया हुआ है, राइट। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, राइट, ओ जंगली हवा, हवा कैसी है? जंगली है, राइट। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहीं से लाइन शुरू होती है। द फॉर्म ऑफ एपिस्ट्रॉफी मेक्स द विंड आल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। ये हमने आपको बताया ही कि पर्सोनिफिकेशन यहीं से शुरू हो जाता है, जहां पर
वाइल्ड वेस्ट विंड को वो कॉल कर रहा है, वो बुला रहा है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। और बुला करके बता क्या रहा है कि दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, पछुआ हवाएं कब चलना शुरू करती हैं? जब पतझड़ आता है। और कहता है कि पतझड़ के लिए आप क्या हो? पतझड़ की आप सांस हो। अगर आप नहीं होती ना तो पतझड़ ही नहीं आता। पतझड़ के महीने में हम देखते हैं पछुआ हवा जैसे जैसे चलती है तो पेड़ के पत्ते कैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उसको बोलता है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ऑटम के होने की आप सांस हो। आप नहीं होगी तो ऑटम नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, फिर उसको बुलाता है दाऊ। दाऊ जो है डिवाइन, जो है डिवाइन एड्रेस है, राइट, दैवीय एड्रेस है। वो कहता है दाऊ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, प्रेजेंस भी है और अनसीन भी। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अनसीन प्रेजेंस जो है ये है ऑक्सीमोरन। आपके इनविजिबल प्रेजेंस से आप प्रेजेंट भी हो और आप अनसीन भी हो, आप इनविजिबल भी हो। आपकी जो अनसीन प्रेजेंस है ना, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, जो पत्तियां है ना, और कैसी पत्तियां हैं? डेड। अब ये पर्सनिफिकेशन देखिए, राइट, ये जो है इसी को एक और फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिसको जो है जॉन रस्किन ने शुरू किया था अपने मॉडर्न पेंटर्स में, पैथेटिक फैलिसी, राइट। कैसी लीव्स की बात कर रहा है? डेड, राइट। ऑन हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन। कैसी होती हैं वो? डेड लीव्स बिल्कुल जिंदा की तरह चलने लगती हैं। दे आर ड्रिवन, उनको ड्राइव कर दिया जाता है, हो जाती हैं वो आपके प्रभाव से जब आप चलती हो। कैसे चलती हैं वो? कैसे वो चलने लगते हैं डेड लीव्स? तब बताता है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग करके, लाइक घोस्ट्स, जैसे भूत चलता है, अनसीन होता है। बिल्कुल वेस्ट विंड जो है वैसे अनसीन है। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इनचेंटर फ्लिंग, जैसे किसी जादूगर के थैले से कोई भूत निकल करके जा रहा हो, बिल्कुल वैसे वेस्ट विंड काम करती है। और वो डेड लीव्स हैं कैसी? अब वेस्ट विंड को छोड़ करके अगले टर्सेट में डेड लीव को डिफाइन करता है। कहता है उनके कलर बताता है कि येलो, कुछ पत्तियां येलो हो जाती हैं, जैसे आम की पत्ती है पीली हो जाती है सूखने के बाद, येलो, ब्लैक, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, 4 कलर की बात कर रहा है। येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, बिल्कुल सुर्ख लाल जिसको कहते हैं, हेक्टिक रेड, 4 कलर में। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, और वो एक दो नहीं होती है, मल्टीट्यूड्स में होती है। मल्टीट्यूड्स का मतलब बहुत सारी होती है। और ऐसा लगता है ना जैसे पेस्टिलेंस स्ट्रिकन हुआ हो, जैसे कि महामारी आई हो, जैसे महामारी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, वैसे वेस्ट विंड भी महामारी की तरह आती है और बहुत सारे पत्तियां येलो कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, पेल कलर की, पीले कलर की, सब टूटी हुई मल्टीट्यूड्स में पेस्टिलेंस स्ट्रिकन इन मल्टीट्यूड्स होती हैं वो। ओ दाऊ, फिर उसको बुला करके कहता है, अरे आप हु चैरियट्स टू देयर डार्क विंटरी बेड, आप तो उनके डार्क अंधेरे में विंटरी बेड, ठंडे बेड में चैरियटिस्ट यात्रा करती हो। जो पत्तियां पड़ी होती हैं, सूखी होती हैं, काली पड़ जाती हैं, सड़ जाती हैं, आप उनको उड़ाने का काम करती हो। जैसे लगता है कि आप रथ लेकर के चल रही हो और पत्तियां पीछे पीछे उड़ती जा रही हैं। जैसे आप देखिए जब गाड़ियां निकलती हैं तो पीछे से धूल मिट्टी पत्ते उड़ते रहते हैं, वैसे ही वो काम कर रही है वेस्ट विंड। और फिर क्या होता है ऐसे, द विंग्ड सीड वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जब आप चलती हो ना तेजी से तो ऊपर की मिट्टी भी उड़ जाती है, पत्ते उड़ जाते हैं, मिट्टियां भी एक सतह से उड़ना शुरू कर देती हैं, वो भी उड़ जाती हैं। और उनके नीचे क्या है?
विंड सीड, जो विंड मतलब सीड जो है, बीज जो है वो पड़े हुए हैं, वेर दे लाई कोल्ड एंड लो, जो नीचे पड़े होते हैं, कोल्ड हो गए होते हैं जमीन के अंदर, ईच लाइक अ कॉर्प्स, कैसे होते हो एक एक सीड, लाइक अ कॉर्प्स, जैसे कि धरती में डेड बॉडी समाई होती है वैसे कॉर्प्स की तरह वो समाये होते हैं, विंड होते हैं, वो ढके होते हैं, कवर्ड होते हैं और मिट्टी में समाये होते हैं, लेकिन जब आप चलती हो ना, ऊपर से धूल मिट्टियां उड़ जाती हैं और फिर वो विंड सीड्स क्या होते हैं, एक कॉर्प्स की तरह दिखाई देने लगते हैं, लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव until thine azure sister of the spring shall blow, और ऐसा कब तक रहते हैं, जब तक तुम्हारी बहन जो दूसरी वाली है जिसका नाम है अज्योर, वेस्ट विंड की बहन जो है, जब तक अज्योर स्प्रिंग में नहीं आती तब तक वो उसके नीचे पड़े रहते हैं, और जब आती है तब क्या होता है, हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, और जैसे ही तुम्हारी बहन आती है ना, जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आता है ना, ऐसे क्या होता है कि वो पत्तियां, जो बीज अभी तक पड़े हुए थे वो ऊपर निकल आते हैं और उनके अंदर के जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स खिल जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो भी ड्राइव करती है लोगों को, चीजों को, आप तो डेड लीव्स को ड्राइव करती हो, और वो किसको ड्राइव करती है, वो स्वीटनेस को ड्राइव करती है, वो स्मेल को, सुगंध को ड्राइव करती है, विद लिविंग ह्यूज एंड ऑडियोर्स प्लेन एंड हिल, मैदान में भी और पहाड़ पर भी उसकी खुशबू बिखेर दिया करती है, इसलिए वाइल्ड स्पिरिट, आप हो क्या, आपको स्पिरिट बता रहा है, वेस्ट विंड को वाइल्ड भी हो आप स्पिरिट भी हो, घोस्ट की तरह भी आप ही हो, इसलिए आप स्पिरिट भी हो, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, आप हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हैं आप तो, और डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर, आप डिस्ट्रॉयर भी हैं, विध्वंसक भी हैं और प्रिजर्वर भी हैं, इसलिए सुनिए, हमारी बात तो सुनती जाइए। डिस्ट्रॉयर कैसे है, क्योंकि जब ये आती है तो सारे पत्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, घोस्ट की तरह उनको उड़ाती है, और आपके आने के बाद स्प्रिंग आती है और सबको जिंदा कर जाती है, राइट, पूरा माहौल ही बदल जाती है, खुशनुमा माहौल, रंगीला माहौल बन जाता है। आप इस समय देखिए सरसों के खेतों में, ये अज्योर सिस्टर का कमाल है कि फूल बिल्कुल लहलहा रहे हैं, राइट, चारों तरफ हरियाली है, वो पीले पीले फूल कितने सुंदर लगते हैं, अगर वेस्ट विंड न आई होती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरा पोएट यह कहना चाह रहा है, इसलिए आप डिस्ट्रॉयर भी हो और आप प्रिजर्वर भी हो, आप नष्ट करने वाली भी हो और आप बचाने वाली भी हो, राइट, सब कुछ जो है आप ही हो, क्लियर, चाहे समझ ही नहीं। अब आप पोयम पढ़िएगा जब आप लेकर के टेक्स्ट बुक, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। दाऊ सेकेंड, पहला कैंटोज यहीं पर एंड होता है, ये अभी तक अर्थ की बात कर रहा था, जैसे हमने आपको बताया था कि जो पहला कैंटो है उस पे वो अर्थ पर फोकस करता है। दूसरे कैंटोज में देखिए आपको कहां ले चलता है, दूसरे कैंटोज में आपको एयर में ले चलेगा। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम माइल्ड द स्टीप स्काईज कमोशन, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स decaying leaves are shed, shook from the tangled bows of heaven and ocean, angels of rain and lightning there are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce Maenad, even from the dim verge of the horizon to the zenith height, the locks of the approaching storm, thou dirge of the dying year, अब साल बीत रहा है और कह रहा आप हो क्या, डाइज ऑफ द डाइंग ईयर, राइट, DIRGE, डाइज एलिजी होता है, शोक गीत होता है, और बोलता है कि आप हो क्या, डायर्ज हो, किसका, डाइंग ईयर का, साल बीत रहा है, ईयर खत्म होने वाला है और उसकी आप क्या हो,
dirge ho. Thou dirge of the dying year, to which the closing night will be the doom of vast sepulture, vaulted with all thy congregated might of vapors, from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. और क्या होगा अब क्या होगा कि ब्लैक रेन, ब्लैक फायर, हेल सबकी बारिश होगी। इसलिए सुनिए हमारी बात, सुनते जाइए। ओ हियर मी, thou who did waken from his summer dreams the blue Mediterranean Sea। थर्ड कैंटोस में he talks about ocean। कहता है कि जब आप इतना तेज चलती हैं कि आपकी उस तेजी से मेडिटेरेनियन सी जो है ना, जो समुद्र गर्मियों में सो रहा था, आपने उसको जगा दिया है। Thou who didst awaken from the summer dreams the blue Mediterranean, where he lay, जहां वो पड़ा हुआ था, lulled by the coil of the crystalline streams, और जो क्रिस्टल की तरह स्ट्रीम है वो उसको लोरी सुना करके सुला दी थी। आपने उसको अपनी तेजी से जगा दिया है। आंधी चलती है वेस्ट विंड में, और उस आंधी ने मेडिटेरेनियन सी को जगा दिया है। Beside Apumis Isles in Bays Bay, and saw in sleep old palaces and towers, querying within the waves intense day, all overgrown with azure moss and flowers so sweet the sense faints picturing them, thou for whose path the Atlantic's level powers cleave themselves into chasms। आपके तो अंदर इतनी पावर है कि अटलांटिक ने भी आपको रास्ता दे दिया है। While far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know thy voice, and suddenly grow grey with fear, and tremble and despoil themselves। ओ हियर, अपने आप को ट्रेम्बल भी करते हैं, डिस्पॉइल भी कर देते हैं। आप हमारी बात सुनो, आप तो काम बहुत बड़े बड़े कर लेती हो, मेडिटेरेनियन सी को आप जगा देती हो। आप जो है मेडिटेरेनियन सी के जगाने के साथ साथ आप प्रिजर्वर हो, आप डिस्ट्रॉयर हो। आप से ही वेपर्स ऊपर उठते हैं, ब्लैक रेन भी आपके वजह से आती है, सब कुछ आपके वजह से होता है। बहुत पावरफुल हो आप। ये 3 स्टैंजा में वो इतनी बात सिर्फ उसको बता रहा था, उसके पावर के बारे में। राइट, जैसे आप भगवान के पास जाते हो पूजा करने तो पहले उसको याद दिलाते हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, सब कुछ आप हो। और फिर आप कहते हो कि हे भगवान, इस बार हमारी नौकरी लग जाए तो ठीक है, हम आपको 5 किलो के लड्डू चढ़ाएंगे। सेम काम पीवी शैली ने शुरुआत के 3 स्टैंजा में किया है, उसको इन्वोक किया है, इन्वोकेशन किया है। अब इन्वोकेशन के बाद क्या काम कर रहा है, इन्वोकेशन के बाद जो है अब उसको अपना काम बता रहा है। क्या कह रहा है 4th स्टैंजा 4th कैंटो में? कहता इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर। अगर मैं भी एक डेड लीफ होता, सूखा हुआ पत्ता होता, तो दाउ माइटेस्ट बियर, आप मुझे धारण कर लेती। इफ आई वर स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, यदि मैं स्विफ्ट क्लाउड होता तो आपके साथ फ्लाई भी कर सकता था, आपके साथ उड़ता भी। अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर, आपके साथ होता, आपकी पावर के नीचे होता और उड़ता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसकी इम्पल्स मैं भी शेयर करता। ओनली लेस फ्री देन नाउ, दिक्कत क्या है कि मैं आपसे थोड़ा कम स्वतंत्र हूं, आप बहुत स्वतंत्र हो, मेरे अंदर वो स्वतंत्रता नहीं है, मैं उतना फ्रीडम नहीं है। राइट, देन दाउ ओ
अनकंट्रोलेबल। आप क्या हैं? आप अनकंट्रोलेबल हैं, आप अनियंत्रित हैं, मैं नियंत्रित हूं, इतना ही अंतर है। ओ अनकंट्रोलेबल, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, यदि मैं अपने बचपन के दिनों की तरह होता, जैसे तब था, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वेंडरिंग्स, और आपके वेंडरिंग्स का, घुमक्कड़पन का कॉमरेड हो पाता, साथी हो पाता। ओवर हेवन, आप तो हेवन तक जाती हैं, मैं भी आपके साथ चलता यदि मैं अपने बॉयहुड के दिनों में होता। एज देन when to outstrip the sky speed, scars seemed vision, उस समय तो विजन कुछ और ही हुआ करता था। I would never have striven, मैंने तो कभी प्रयास ही न किया होता। As thus with thee in prayer in my sore need, जैसा कि आज मैं अपनी जरूरत के समय कर रहा हूं। ओह lift me as a wave, a leaf, a cloud, मुझे उठा लीजिए जैसे आप वेव को उठा लेती हो, जैसे आप लीफ को उठा लेती हो, जैसे आप क्लाउड को उठा लेती हो। तीन चीजों से कह रहा है, लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, तीनों का आप ही काम करती हो, वैसे आप मुझको भी उठा ले चलिए। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, जिंदगी के संकटों से मैं बहुत घिरा हुआ हूं और ब्लीडिंग हो रही है, चारों तरफ खून ही मेरे बह रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मुझे उठा लो, मुझे ले चलो किसी तरीके से यहाँ, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता इस संसार में। इसीलिए जो है रोमांटिक्स पर स्केपिस्ट का चार्ज लगाया जाता है, उनको जो है भगोड़ा घोषित किया जाता है। पीबी शैली भी भगोड़े ही यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, वेस्ट विंड के साथ उड़ जाएंगे। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, और क्यों उड़ना चाहते हैं? क्योंकि संसार में दिक्कत बहुत है। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं कांटों की जिंदगी पर पड़ा हुआ हूं। आई ब्लीड, खून निकल रहा है। राइट, यही लाइन पेपर में आपकी आएगी कि किस पोयम से है, ध्यान दिए रहिएगा। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन दी thorns of life, I bleed. A heavy weight of hours have chained and bowed. बहुत खराब समय चल रहा है और उस खराब समय ने हमको जकड़ करके रखा है। मैं झुक गया हूं उस भार से, बो कर चुका हूं। Once too like the tameless and swift and proud, अभी मेरा भी दिन हुआ करता था जब मैं तुम्हारी तरह था। कैसे था तुम्हारी तरह? टेमलेस, कोई टेम नहीं कर सकता था मुझे, मुझे कोई हरा नहीं सकता था। मैं बहुत स्विफ्ट था, जहां चाहता वहां बिल्कुल मुड़ सकता था, जो चाहता वो कर सकता था। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जैसे मैं प्राउड भी था। अब नहीं हूं, लेकिन अब मैंने सांसारिकता सीख ली है। अभी वो कितने साल का है जब वो इस पोएम को बोल रहा है? अभी वो 25 ईयर्स का है। बचपन कैसा था और अब कैसा हो गया हूं? अब तो आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, लेकिन कोई नहीं। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैड चेन्ड मी एंड बोर्ड, कभी मैं भी ऐसा नहीं था। वंस टू लाइक दी, एक बार ऐसा भी समय था जब मैं तुम्हारी तरह था। और तुम कैसी हो? टेमलेस, मैं भी टेमलेस हुआ करता था, स्विफ्ट, और उसके साथ साथ जो तीसरी क्वालिटी है वो प्राउड मेरे अंदर भी था। ये फोर्थ कैंटो है। फिफ्थ कैंटो में फिर वही बात करता है, भागने की ही। क्या बोलता है? मेक मी दाई लायर, मुझे अपनी वीणा बना लो, मुझे अपना वो इंस्ट्रूमेंट बना लो जिससे मैं आपको बजाता रहूं और आपके साथ चलता रहूं। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, आपका लायर अभी कौन है? कौन है आपकी वीणा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अभी तो जंगल के पेड़ हैं। जब आप चलती हो ना तो उनकी शाखाएं एक साथ मूव करते हैं, पत्ते आपस में टकराते हैं, और जब पत्ते आपस में टकराते हैं तो एक अजब से ही म्यूजिक बजती हुई प्ले करती है, म्यूजिक बजती सुनाई देती है। मैं भी वही म्यूजिक बनना चाहता हूँ। राइट, मेक मी दाई लायर
इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसा कि जंगल है। वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हुआ यदि मेरी पत्तियां अपने आप गिर रही हूं। पत्तियां गिरने का मतलब है मैं बड़ा हो रहा हूं धीरे धीरे, मेरे बचपन की जो चीजें थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्या फर्क पड़ता है। वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, द टम्बल्स ऑफ दाई माइटी हारमोनीज। टम्बल्स माने शोरगुल, माइटी माने शक्तिशाली, हारमोनीज का मतलब होता है हारमोनी, सामंजस्य। आप कितना सुंदर सामंजस्य बैठा लेती हो, कितना पावरफुल सामंजस्य बैठाती हो। We take from both deep autumnal tone, sweet though in sadness। सैडनेस में भी स्वीटनेस खत्म नहीं होता है। Be thou spirit, fierce my spirit, be thou mean, impetuous one। मेरी स्पिरिट बन जाइए आप, और ऐसे ही स्पिरिट बन जाइए जो कभी हार नहीं मानती। इम्पीटस बन जाइए और करिए क्या, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं उड़ सकता, मुझे आप नहीं ले चल सकती, इतना तो काम जरूर कर सकती हैं कि ड्राइव माई डेड थॉट्स। मेरे थॉट्स भी डेड है, कोई सुनने वाला नहीं है उनको, इसलिए डेड थॉट्स हैं, उनको लीजिए और क्या करिए, ओवर द यूनिवर्स, यूनिवर्स में उनको आप फैला दीजिए। लाइक कैसे, जैसे आप विदर्ड लीव्स, टूटी हुई पत्तियों को, टू क्विकन अ न्यू बर्थ, क्या करती हैं उन टूटी हुई पत्तियों से, आप एक नई बर्थ को, नई पत्तियों को जन्म दे देती हैं। एक पत्ता टूटता है पेड़ से, स्प्रिंग के सीजन में नया पत्ता लग जाता है, तो मैं बिल्कुल उसे वैसे ही बना दीजिए मुझे। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्स, और मेरी इस कविता के इनकैंटेशन से, मेरे इस कविता के वाचन से वो क्या करिए, स्कैटर एज अ फॉर्म एंड अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, वैसे इसको फैलाइए जैसे एक अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, हर्थ का मतलब चूल्हा, चूल्हा जानो ना मिट्टी का होता है जिसपे रोटी बनाई जाती है। अनएक्सटिंग्विश्ड का मतलब बिना बुझा हुआ, जैसे बिना बुझे हुए चूल्हे की चिनगारी होती है, राइट। एज एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, एशेज एंड स्पार्क्स, राख और चिनगारियां, माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, वैसे ही मेरे वर्ड्स को मैनकाइंड में, इंसानियत में विस्तृत कर दीजिए, फैला दीजिए। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ, और आप मेरे लिप्स से वर्ड्स को लेकर के अनअवेकन्ड अर्थ, जो सोती हुई दुनिया है, वहां उसको ले जाइए और विस्तृत रूप से उसको फैला दीजिए। द ट्रम्पेट ऑफ माई प्रोफेसी, और क्या बन जाइए आप, मेरे प्रोफेसी भविष्यवाणी का ट्रम्पेट आप बन जाइए। ट्रम्पेट माने नगाड़ा, आवाज, मैं भविष्यवाणी जो करना चाहता हूं आप उसका ट्रम्पेट बन जाइए। और ओ विंड, हे हवा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि विंटर आती है तो स्प्रिंग दूर नहीं रह सकती। आप आई हैं तो अज्योर सिस्टर भी पीछे लगी है, आपने पतझड़ किया है तो पेड़ों में पत्ते आए हैं, आपने पत्तों को तोड़ा है तो नए पत्ते, नए पौधे जन्म भी लिए हैं, तो दोनों दूर दूर नहीं रह सकते। सुख और दुख, दिन और रात, ये हमेशा एक साथ ही होते हैं। विंटर और स्प्रिंग एक साथ होती है। मेरी बात को मानिए और मेरे विचारों को दुनिया में फैला दीजिए। और अगर आप नहीं भी फैलाओगी ना तो ज्यादा दिन नहीं है, फैलेंगे जरूर। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, वो दिन नहीं है बहुत दूर जब मेरी आवाज, मेरे विचार दुनिया तक फैल जाएंगे, बहुत जल्दी ऐसा होगा। आप मेरी बात मान लो, मुझे अपना लायर बना लो, मुझे अपना साथी बना लो, कामरेड बना लो, और मैं भी क्लाउड की तरह, लीफ की तरह, और जो है उड़ता रहूंगा, आपके साथ चलता रहूंगा, और उड़ते उड़ते चलते चलते जो है मैं अपनी बातें लोगों को बताता रहूंगा। जंगल आपका काम कर सकता है, मैं भी आपका काम करना चाहता हूँ, जैसे जंगल है वैसे मैं भी करूंगा। आप मेरे विचारों को दुनिया तक फैला सकती हो,
क्योंकि आप अनकंट्रोलेबल हो, आप अनियंत्रित हो, नोबडी कैन कंट्रोल यू। मैं वैसा नहीं हूं, बचपन में मैं भी था बट अब ऐसा नहीं रहा, इसलिए आप हमारे विचारों को लीजिए और दुनिया में विस्तारित करिए, दुनिया में फैलाइए, इतना ही आप मेरा काम कर दीजिए, बाकी मैं निपट लूंगा दुनिया से। राइट, मैं दुनिया के साथ रह नहीं सकता कि यहाँ समस्याएं बहुत है। आई हैव बीन बोर्ड, मैं झुक गया हूं। आई हैव बीन चेन्ड, मुझे अंदर जकड़न लग गई है, मैं जा नहीं सकता। आप जा सकती हो, आप ले चल सकती हो, इसलिए आप मेरा काम करती जाओ वेस्ट विंड। सिर्फ इतना ही आपसे आग्रह है, आपसे इतना ही अनुरोध है, आपसे इतना ही याचना है। क्लियर? पूरी पोयम में 1 घंटे तो लग गए, बट आई होप कि एक भी क्वेश्चन आप पेपर से गलत नहीं करोगे। मैंने उस हर लाइन पे एक्सप्लेन कर दिया है जो आपके पेपर में आती है, जिससे क्वेश्चन बनता है। अब कुछ भी गलत यहाँ से नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर commendable chats and good feedback. All the best, good luck. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली पोयम टू अ स्काई लार्क के साथ। गुड लक।